हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सदाब सर संस्कृत क्लासेज में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए, हम लोग कारक विभक्तियां पढ़ रहे थे। शुरुआत किए थे कारक विभक्तियां, प्रथमा मैंने खत्म कर दिया था और कारक विभक्तियां का द्वितीय का पार्ट 1 मैंने आप लोगों को बता दिया था। पार्ट 1 मैंने पढ़ा दिया था। अब पार्ट 2 में आज कारक विभक्तियां का द्वितीय विभक्ति खत्म करेंगे हम लोग। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का ये हमारा पार्ट 2 होगा। ठीक है, तो पार्ट 1 में 3 सूत्र मैंने पढ़ा है और पार्ट 2 में 2 सूत्र पढ़ाऊंगा और उसके बाद ये कर्म कारक खत्म होगा। कर्म कारक खत्म होगा केवल, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग करण कारक। तो सातों विभक्ति में हम लोग को पढ़ना है कारक विभक्तियां सूत्र को। आइए देख लेते हैं। चौथा नंबर सूत्र है, देखिए इसको कैसे पढ़िएगा आप। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रति अनु धिक निक्सा अंतरा अंतरेण यावत। ये पूरा जो लंबा सा एक शब्द दिख रहा है, इस लंबे से एक शब्द में कई शब्द हैं। प्रति है, अनु है, धिक है, निक्सा है, देख सकते हैं आप, अंतरा है, उसके बाद अंतरेना है, उसके बाद यावत भी। यावत है तो यावत जो भी यावत भी होता है तो यावत है। तो ये सूत्र का नाम हो गया पूरा आपका प्रति अनु धिक निक्सा अंतरा अंतरेण यावत। ये सूत्र का नाम हो गया। अब इस सूत्र में हम लोग व्याख्या में डैश देकर के व्याख्या लिखेंगे। प्रति यानी ओर, अनु यानी पीछे, धिक यानी धिक्कार, निक्सा यानी नजदीक, अंतरा यानी बीच में, अंतरेण यानी बिना, यावत यानी तक शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। ये जो जितना भी शब्द लिखा हुआ है ना यहाँ पे बोर्ड पे, प्रति, अनु, धिक, उसके बाद निक्सा, अंतरा, अंतरेण, यावत, इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होगी। अगर किसी वाक्य में ये शब्द दिख जाएं तो समझिए कि उस वाक्य का अनुवाद हमको संस्कृत में बनाना है द्वितीय विभक्ति लगा करके। और आप जानते हैं कि द्वितीय विभक्ति लगाने के लिए हम म हलंत जोड़ते हैं। म हलंत जोड़ देते हैं, द्वितीय विभक्ति लग जाता है। आइए इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। यथा, यथा यानी जैसे, सब पर बनाया गया है। प्रति, अनु, धिक, निक्सा, अंतरा, अंतरेना, यावत, इन सब पर एक एक उदाहरण दिया गया है यहाँ पे। जैसे पहला है शिशु प्रति गच्छ। इसका अर्थ हो गया शिशु प्रति गच्छ यानी शिशु के ओर जाओ। शिशु प्रति गच्छ, देखिए शिशु प्रति जिसकी ओर उसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी। शिशु प्रति गच्छ, शिशु की ओर जाओ, तो शिशु में द्वितीय विभक्ति लगाया गया है। अब कहा जा रहा दूसरा में रामम अनुगतः लक्ष्मण। राम, राम को राम के पीछे, अनु माने पीछे, राम के पीछे लक्ष्मण जाते हैं। राम के पीछे लक्ष्मण जाते हैं। तो राम में यहाँ पे जिसके प्रति होगा, जिसके पीछे होगा, जिसके लिए धिक्कार होगा, उसी में हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे राम के पीछे, राम में द्वितीय विभक्ति लगा है। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल है धिक अभक्तम। अभक्त को धिक्कार है, जो भक्त नहीं है वो अभक्त है, तो अभक्त को धिक्कार है। तो धिक्कार किसको किया जा रहा है? अभक्त को। अभक्त में द्वितीय विभक्ति लगाया गया है। अगला है गृहम निक्सा नदी अस्ति। घर के नजदीक, घर के नजदीक नदी है, तो किसके नजदीक बताया जा रहा है? नजदीक किसके? घर के। तो घर में द्वितीय विभक्ति लग गया महलंत लगा करके। उसके बाद है रामम लक्ष्मणम न अंतरा सीता अस्ति। कहा जा रहा है कि राम और राम लक्ष्मण के बीच सीता नहीं है। राम लक्ष्मण के बीच सीता नहीं है, तो किसके बीच नहीं है? अंतरा किसके बीच में नहीं है? तो राम लक्ष्मण के बीच नहीं है, इसलिए राम में भी द्वितीय और लक्ष्मण में भी द्वितीय विभक्ति लगा दिया गया है। कृष्णम अंतरेना राधा खिन्न। कृष्ण के बिना राधा अधूरी है। कृष्ण के बिना राधा अधूरी है, तो किसके बिना? किसके बिना? कृष्ण के बिना। तो कृष्ण में द्वितीय विभक्ति लगाया गया है। अगला है नगरम यावत वृक्षा सन्ति। नगर तक वृक्ष हैं, तो किस तक? नगर तक। तो नगर में द्वितीय विभक्ति लगा दिया गया है यहाँ पे। तो एग्जाम्पल भी आप लोग याद कर लीजिएगा, याद नहीं सॉरी, एग्जाम्पल को एक बार देख लीजिएगा।
एग्जाम्पल क्या है सबका हिंदी मैंने आप लोगों को बता दिया। हिंदी में भी आप इसको बगल में चाहे तो नोट कर सकते हैं, जैसे कि शिशु प्रति गच्छ, शिशु की ओर गया, जाओ, सॉरी शिशु की ओर जाओ। रामम अनुगत लक्ष्मण, राम के पीछे लक्ष्मण गए। उसके बाद अनुभक्त, धिक्कार है, सॉरी अभक्तम, धिक्कार है अभक्त पर। गृहम निक्षा नदी अस्ति, घर के नजदीक नदी है। उसके बाद रामम लक्ष्मणम न अंतरा सीता अस्ति, राम लक्ष्मण के बीच सीता नहीं है। अगला इसका अर्थ हो जाएगा कृष्णम अंतरेना राधा खिन्न, कृष्ण के बिना राधा अधूरी है। इसका अर्थ हो जाएगा नगरम यावत वृक्षा संति, नगर तक वृक्ष हैं। तो इसको मैं मिटाता हूं, अगला सूत्र मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं। चलिए देख लीजिए, लास्ट सूत्र है पांचवा को हम लोग देख लेते हैं। पांचवा सूत्र होगा आपका अभितः परितः, अभितः परितः सर्वतः। अभितः का मतलब होता है दोनों ओर, परितः का मतलब होता है चारों ओर, और सर्वतः का मतलब होता है सभी ओर। इसमें निक्सा के बारे में पढ़ा दिया गया है, निक्सा में नजदीक, इसमें पढ़ा दिया गया है आपको। तो अगला हमारा सूत्र होगा 2 नंबर हमारा सूत्र हो जाएगा, सॉरी 2 नंबर नहीं 5 नंबर, इसका 5 नंबर। 3 मैं पार्ट 1 में पढ़ा दिया हूं और पार्ट 2 में 2 सूत्र पढ़ा करके इसको खत्म कर रहा हूं। अभितः माने होता है दोनों ओर। उसके बाद होगा आपका परितः का मतलब होगा चारों ओर। अब हो जाएगा आपका सर्वतः का मतलब होगा सभी ओर। अभितः परितः सर्वतः योगे द्वितीया। अब डैश देकर के इसका व्याख्या हम लोग करेंगे। इन शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। यानी कि अगर किसी वाक्य में ये शब्द दिख जाए दोनों ओर या चारों ओर या सभी ओर, ऐसा शब्द दिख जाए ना, तो उसमें द्वितीय विभक्ति लगाकर हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं, उसके अनुवाद को बना सकते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल को हम लोग। यथा जैसे कहा जाए घर के दोनों ओर बगीचे या घर के दोनों ओर वृक्ष हैं। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। देखिए, जिसके दोनों ओर, जिसके चारों ओर, जिसके सभी ओर, उसी में द्वितीय लगाएंगे। यहाँ पे है के चिन्ह, लेकिन सूत्र कह रहा है कि द्वितीय विभक्ति लगा के बनाना है। के के अनुसार षष्ठी विभक्ति आप लगाइएगा तो गलत हो जाएगा। सूत्र कह रहा है कि दोनों ओर, चारों ओर, सभी ओर का जब बोध होगा तो आप द्वितीय लगा करके बनाइए। तो द्वितीय लगा करके ही आपको बनाना है। यहाँ पे के चिन्ह देख करके षष्ठी नहीं लगा दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा, एग्जाम में आपका अनुवाद कट जाएगा। और ये अनुवाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये पूछ देता है यहाँ से अनुवाद। तो सूत्र को याद रखना है, सूत्र से अनुवाद पर ज्यादातर फोकस करना है आपको, अनुवाद पर, ठीक है। तो घर के दोनों ओर, तो घर में द्वितीय लगाएंगे, घर में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे हम, तो हो जाएगा गृहम। गृह हो गया घर का, महल अंत लगा दिए, द्वितीय विभक्ति। दोनों ओर का संस्कृत लिखेंगे अभितः, क्या हो जाएगा अभितः। दोनों ओर वृक्ष है, तो बहुत सारा वृक्ष है ना, तो वृक्षा हैं, हो जाएगा संति। चलिए दूसरा उदाहरण हम लोग लेते हैं। गांव के सभी ओर पहाड़ हैं।
तो आप देखिए किसके सभी ओर, किसके सभी ओर, गांव के सभी ओर। तो गांव में हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, तो गांव का हो जाएगा ग्राम, द्वितीय विभक्ति लगाएंगे तो म हलंत लगा देंगे, ग्रामम। सभी ओर का संस्कृत आप देख लीजिए क्या है, सभी ओर, सभी ओर का संस्कृत है सर्वतः, सर्वतः। पर्वत बहुत सारा है तो पर्वता हो जाएगा बहुवचन में, और है का संस्कृत अस्त्यस्त संति। चलिए तीसरा नंबर देख लेते हैं हम लोग। तीसरा नंबर कहा जाए विद्यालय के चारों ओर, विद्यालय के चारों ओर, विद्यालय के चारों ओर बगीचे हैं, विद्यालय के चारों ओर बगीचे हैं। तो देखिए किसके चारों ओर, विद्यालय के, तो विद्यालय में हम द्वितीय विभक्ति लगा देंगे। तो विद्यालय में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे विद्यालय, अब म हलंत लगाएंगे, द्वितीय विभक्ति लग गया इसमें विद्यालयम। चारों ओर का संस्कृत आप देख लीजिए क्या होता है परितः, तो चारों ओर का संस्कृत यहाँ पे लिख देंगे हम परितः। बगीचे हैं, बहुत सारा बगीचा है, तो बगीचा का उद्यान उससे रूप चलता है फल के समान, फलम फले फलानी, तो उद्यानम उद्याने उद्यानानी, या वाटिका से भी रूप चला सकते हैं लता के समान, लता लते लता, तो वाटिका वाटिके वाटिका। तो बहुवचन में हम क्या लिख देंगे यहाँ पे वाटिका या उद्यानानी, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। अब यहाँ पे है तो है का संस्कृत हो जाएगा संति। तो ये आपका अनुवाद भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में अनुवाद इसी टाइप का सूत्र से ही ज्यादातर अनुवाद पूछा जाता है, ताकि आप गड़बड़ कर दे। सूत्र नहीं पढ़े रहिएगा तो गड़बड़ कर दीजिएगा, आपको लगेगा कि षष्ठी विभक्ति लगाना है, के चिन्ह दिख करके लगेगा कि षष्ठी लगाना है, षष्ठी लगा के बनाइएगा, गड़बड़ हो जाएगा आपका अनुवाद, तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए इस पर ध्यान देना है और सूत्र को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये पार्ट 2 कर्मकारक का, यानी कि कर्मकारक आज खत्म हुआ, बहुत अच्छे तरीके से कर्मकारक का 5 सूत्र आप लोग पढ़ लीजिएगा, उदाहरण सहित। उदाहरण पर ध्यान देना है और सूत्र के नाम पर ध्यान देना है। अगर कोई दिक्कत हो पढ़ने में तो कमेंट करके आप लोग हमसे बता सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो। अगर मेरी वीडियो आप लोग को समझ में आई हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।